We will see about D-dimer. We will see some of the specially abnormal condition. D-dimer है क्या? एक प्रोटीन की ब्रेकडाउन के बाद बनने वाली प्रोटीन। With the beautiful name of Allah, who is the most merciful and most beneficent. Welcome to all of you guys here. We will see about D-dimer. D-dimer testing. We will discuss how D-dimer can be produced and formed in your blood vessels. We will see some of the specially abnormal conditions in which the level of D-dimer increase in your body. So let's move. First of all, हमने देखना है कि D-dimer है क्या? D-dimer basically is the protein. ये एक प्रोटीन है, डिग्रेडेटिव प्रोटीन है, एक प्रोटीन की ब्रेकडाउन के बाद बनने वाली प्रोटीन। अब किस प्रोटीन की ब्रेकडाउन होगी और ये कौन सी प्रोटीन है, इसको समझने से पहले हम इस स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं, इस प्रिंसिपल की तरफ आ जाते हैं। सो इमेजिन दिस इज योर ब्लड वेसल, ठीक है ना। ये वो लेयर्स है, एपिथेलियल लेयर है जो आपकी ब्लड वेसल्स की, ठीक है। ये दिस इज ब्लड वेसल। अब फॉर एग्जांपल कोगुलेशन कैस्केड को क्रॉस करते हुए आते हैं यहाँ पे। अब ये है क्या, इसको हम एक सेपरेट क्लिप में डिस्कस करेंगे कि कोगुलेशन कैस्केड है क्या, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इंड्यूस एक्टिव होते हैं और कैसे एक्टिवेशन के बाद वो प्रॉपर कोगुलेशन करवाते हैं। अब जब आपकी बॉडी के अंदर कोई इंजरी होती है, वहां पे कुछ टाइम के बाद ब्लॉकेज बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किस तरह की इंजरी हुई थी, प्रॉपर यहाँ पे ब्लड लॉस को रोकने के लिए कोगुलेशन कैस्केड एक स्टेप पाथवे ऑन हुआ था। उसने एज अ बाय प्रोडक्ट क्या किया, यहाँ पे प्लेटलेट्स की और फिब्रिन क्लॉटिंग प्रोटीन की मदद से यहाँ पे ब्लॉकेज करवा दी। अब आपके यहाँ पे वेन के अंदर जो ब्लॉकेज, वो मतलब जो यहाँ पे कट था, इट हैज बीन रिसॉल्व्ड, ठीक है ना। अब क्या होगा कि कुछ ये वाली जो क्लॉटेड सब्सटेंसेस है जो कि आपके ब्लड वेसल के साथ अटैच हुए थे, जिसने ब्लड वेसल से ब्लड के लॉस को स्टॉप किया था, अब यहाँ पे क्या होगा, इट विल कम इनटू यूरिन, मतलब ये आपके ब्लड के अंदर क्लॉटेड फॉर्म में मौजूद होगा। अब आपकी बॉडी ने यहाँ पे क्या काम करना है, स्पेशली जो D-dimer होता है ये एक क्लॉट डिसऑर्डर है, ठीक है ना। ये जब आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं तो D-dimer का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे फिर आपके ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ना मैश बन जाता है, ठीक है ना। एक छाल नाम बन जाती है, उस छाल में आपके प्लेटलेट्स भी मौजूद हैं, उस छाल में आपकी फाइब्रिन प्रोटीन भी मौजूद है। एक्टिव फॉर्म ऑफ फिब्रिनोजेन इज कॉल्ड फाइब्रिन। वो फाइब्रिन इस तरह मैश की फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपकी बॉडी ने डीफिब्रिलाइजेशन करवानी है, डीफिब्रिलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टेप को समझे। यहाँ पे एक रिसेप्टर मौजूद होता है, एक्टिवेटर का आप इसका नाम दे सकते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। अब आपके ब्लड के अंदर प्लाज्मिनोजेन एक प्रोटीन भी मौजूद है, दिस इज प्रोड्यूस फ्रॉम द लिवर ऑफ योर बॉडी। सो ये प्लाज्मिनोजेन क्या करेगी, दिस प्लाज्मिनोजेन इज एन इनएक्टिव फॉर्म। अब ये वाला क्या करेगा सेप्टर, वो इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और इट विल कन्वर्ट इट इनटू प्लाज्मिन। प्लाज्मिन भी एक प्रोटीन है, both are proteins but plasmin is active protein and plasminogen is inactive protein, so इसकी कन्वर्जन हो जाती है। अब यहाँ पे प्लाज्मिनोजेन बेसिकली इट इज एन ईटिंग सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस या कोई मॉलिक्यूल आप कंसीडर कर लें जिसने किसी चीज को ईट करना है और इसकी स्प्लिटिंग करवानी है। फॉर एग्जांपल ये एक प्लाज्मिनोजेन है। और जब आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट क्लॉट्स बनते हैं, क्लॉटिंग डिसऑर्डर के अंदर आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर, वेन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर क्या होता है कि क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ फिब्रिनोजेन इनटू फिब्रिन, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये प्लाज्मिनोजेन आपके इस क्लॉट के पास आएगा। फॉर एग्जांपल आपके ब्लड वेसल में ये क्लॉट मौजूद है, तो क्या होगा कि दिस विल स्टार्ट टू डिग्रेड, दिस विल स्टार्ट टू स्प्लिट दिस क्लॉट। तो यहाँ पे क्या होगा कि फिब्रिनोजेन जो कि एक्टिव फॉर्म में यहाँ पे मौजूद थी, फिब्रिन की फॉर्म में, इट विल स्टार्ट टू ब्रेक। अब ये आपकी फिब्रिन मौजूद थी यहाँ पे मैश की फॉर्म में, छालनुमा फॉर्म में क्लोजिंग करवाई हुई थी ब्लड वेसल की। अब यहाँ पे ये प्लाज्मिन क्या करेगा, इट विल स्टार्ट टू डिग्रेड दिस वन, इट विल स्टार्ट टू डिग्रेड दिस वन, इट विल स्टार्ट टू ईट एंड फ्रेगमेंटेड दिस वन, ठीक है, फ्रेगमेंट्स बनाना स्टार्ट कर देगा। सो इस तरह के फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। सो इस तरह के फ्रेगमेंट्स के साथ जो फाइब्रिन एक्टिव फॉर्म यहाँ पे मौजूद थी, इट विल कन्वर्टेड इनटू फिब्रिनोजेन, वो इनएक्टिव में कन्वर्ट होगी बाय प्लाज्मिन। प्लाज्मिन की एक्टिविटी ये है कि इसने जो फिब्रिन है उसको
फिब्रिनोजन में कन्वर्ट करना है, एक्टिव फॉर्म जो क्लॉटिंग प्रोटीन है उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बिकॉज आपकी बॉडी को फर्दर ब्लड की क्लॉटिंग की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी ने ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करनी है कि आपके ब्लड के अंदर कम से कम क्लॉट्स बने। सो इसके साथ क्या होता है कि फिब्रिनोजन के साथ कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है ना, उस प्रोटीन्स को हम डी डाइमर का नाम देते हैं। अब जितनी ज्यादा क्लॉट्स यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद होंगी, उतनी ज्यादा प्लाज्मा फॉर्मेशन होगी, उतनी ज्यादा प्लाज्मा की एक्टिविटी होगी, उतनी ज्यादा डी डाइमर की प्रोडक्शन होगी। सो दिस प्रोटीन इज बेसिकली कॉल्ड डी डाइमर। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स और बॉन्ड्स मौजूद होते हैं जो कि गामा चेन्स होती हैं प्रोटीन्स की। सो इसको आप डी डाइमर का नाम देते हैं। सो डी डाइमर भी हमने देख लिया, बेसिकली प्रोटीन दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिमूवल ऑफ द ब्लड क्लॉट। जो आपके ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, उनके रिमूवल से जो बनने वाली फिब्रिनोजन के साथ एक एक्स्ट्रा प्रोटीन, उसको हम डी डाइमर का नाम देते हैं। इसी डी डाइमर को आप अपने ब्लड वेसल्स में, आपके ब्लड स्पेसिमेन में डिटेक्ट करते हैं। अगर आपके ब्लड स्पेसिमेन में डी डाइमर की वैल्यू नॉर्मल से बढ़ जाए, इट्स मीन यू आर गोइंग टू हैव एनी ऑफ द क्लॉटिंग डिसऑर्डर। सो गाइस, अब हम टर्म्स को डिस्कस करते हैं। बिफोर डिस्कसिंग टर्म, उसकी नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं कि अगर आपके ब्लड के अंदर रूटीनली डी डाइमर की वैल्यू about 50 or less than 50 है, तो इट्स मीन यू आर हैव a normal level of D-dimer, you have a normal level of protein that is produced from fibrin degradation product. Fibrin का degradating product fibrinogen है and plus of the D-dimer that I discussed before in that diagram. So अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस देख लेते हैं कि किन कंडीशंस में स्पेशली आपकी वेन्स के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, और वो क्लॉट फॉर्मेशन की फिर जब ब्रेकडाउन होती है तो वो डी डाइमर ऑटोमेटिकली आपके ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, कि जितनी भी आपकी स्किन की डीप वेन्स होती हैं, जितनी भी वेन्स होती हैं, अगर उसमें फॉर एग्जांपल दिस इज वेन, अगर इसमें किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज है, फॉर एग्जांपल दिस ब्लॉकेज मे बी ड्यू टू एनी द clot present in the vein, and if this clot will affect the flow of blood, ये blood का flow है, if it will affect the flow of blood, this will considered in deep vein thrombosis। तो इसमें क्या होता है कि थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपकी वेन होती है वो स्वेल कर जाती है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द क्लॉट हियर, ठीक है ना। सो इसके अलावा रेडिश स्किन हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा वहां पे जो टेम्परेचर है, इट विल जस्ट लाइक एन इन्फ्लामेशन, वहां पे जो कंडीशंस है ये इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगी। जो 5 साइंस थे इन्फ्लामेशन के, रेडनेस, पेन एंड दी, सो वो 5 साइंस यहाँ पे अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी इसमें देख लेते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अब यहाँ पे एम्बोलिज्म टर्म है, दिस इज थ्रोम्बोसिस। अब इन दोनों में हमने फर्क भी देखना है कि थ्रोम्बोसिस है क्या, एम्बोलिज्म है क्या। जब किसी भी वेन के अंदर, फॉर एग्जांपल दिस इज वेन और आर्टरी, एनी ऑफ द ब्लड वेसल, जब यहाँ पे कोई क्लॉट एक्टिव हो जाता है, एनी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लॉट, इफ इट विल अफेक्ट द फ्लो ऑफ ब्लड, अब ये ब्लड का फ्लो यहाँ पे अफेक्ट होगा बिकॉज लेस सरफेस एरिया, तो इसको आप थ्रोम्बोसिस का नाम देते हैं। दिस विल कॉल्ड थ्रोम्बोसिस, इसको आप थ्रोम्बोसिस का नाम देते हैं। अब एम्बोलिज्म है क्या? अगर यही क्लॉट यहाँ पे, यहाँ भी क्लॉट मौजूद होगा, यहाँ भी क्लॉट मौजूद होगा, यहाँ एक ही क्लॉट जो कि आपकी पूरी वेन को, ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देता है, दिस विल कंसीडर्ड इन एम्बोलिज्म, ठीक है। सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है कि यू विल फील चेस्ट पेन फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो चेस्ट है इट विल स्टार्ट टू इन पेनिंग कंडीशन। इसके अलावा जो आप कफिंग करेंगे, जो आप फॉर एग्जांपल स्नीजिंग करेंगे, इट विल हैज इन ब्लड सेल्स, इसमें ब्लड सेल्स मौजूद होंगे। इसके अलावा फेंटिंग, यू विल फील सम ऑफ द अनकॉन्शियस स्टेज, ठीक है ना, मदोश पन आप फील करेंगे। अब आ जाते हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन में। इसमें क्या होता है कि आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर थ्रू आउट इन योर बॉडी, कंप्लीट आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के क्लॉट्स मौजूद होते हैं, ब्लड के क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसको आप डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर, इनसाइड ऑफ द वेसल्स कोगुलेशन, कोगुलेट्स का मौजूद होना, जो कोगुलेशंस हुई है, क्लॉट्स हुए हैं, उनका मौजूद होना, दिस विल कंसीडर्ड इनटू डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके मसल्स तक ब्लड वेसल्स इनहेंस होती हैं आपकी बॉडी के अंदर। सो जब उनमें ब्लॉकेज होगी, प्रॉपर मसल्स को उनके न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ब्लड नहीं मिलेगा, क्योंकि
बिकॉज ब्लड एक न्यूट्रिएटिव मीडिया है आपकी पूरी बॉडी के लिए। जो आपका ब्लड है वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स टिश्यू लेवल, सेलुलर लेवल पर जाके आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। जब ब्लड की ब्लॉकेज होगी, ब्लड की मूवमेंट इम्बैलेंस होगी, सर्कुलेशन इम्बैलेंस होगी, यू विल फील मसल पेन, यू कैन डू वॉमिटिंग एनी ऑफ द इन पैनिक कंडीशन। इसके अलावा यहाँ पे देखिए स्ट्रोक में आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है ब्रेन के अंदर, इट विल स्टार्ट टू ब्लॉक, वहां ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाती है। वहां फिर क्या होता है, यू विल फील एंड हेडेक। हेडेक इज अ रियली प्राइमरी स्टेज ऑफ द स्ट्रोक, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, यू विल फील लॉस ऑफ द बैलेंस, ऑल ऑफ योर बॉडी फंक्शंस आर कंट्रोल्ड फ्रॉम यू व्हेन योर ब्रेन विल नॉट इन इट्स सर्वाइवल कंडीशन, देन ऑल ऑफ द फंक्शंस रिलेटेड टू योर ब्रेन विल बी अफेक्टेड। अगर डी डाइमर पॉजिटिव आ जाए और उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो उसके जो फर्दर क्लिनिकल फाइंडिंग्स, डैमेज जो डेथ लीथल क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेन ब्लॉकेज हो गई, प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं मिल रही टिश्यूज को, सेल्स को एंड द मसल्स, वो मसल्स डिग्रेड होना स्टार्ट होंगे, मसल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा लिवर फंक्शन, लिवर फेलियर हो सकता है। इसके अलावा किडनी फेलियर। सो जब आपका ब्लड किडनी में जाता है फिल्ट्रेशन के लिए तो वो क्लॉट्स जो होते हैं वो फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं, जो नॉर्मल रूटीन फिल्ट्रेशन होती है उसको अफेक्ट आउट करते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, हेमोरेज, जो अगर बहुत सीवियर किस्म का अगर आपकी वेन के अंदर ब्रेन के अंदर कोई ब्लॉकेज हो गई एंड देन पेशेंट सिचुएशन विल लीड टू हेमोरेज। जो ब्लड है वो आपकी वेन्स को क्रॉस करके एक्सपेल करके बाहर आ जाएगा। सो ये काफी लीथल कंडीशन हो सकती है। सो टुडे वी आर डिस्कस सम ऑफ द डी डाइमर, व्हाट इज डी डाइमर, हाउ इट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम योर बॉडी। वी आर डिस्कस सम ऑफ द इंटरप्रेटेबल कंडीशंस इन व्हिच लेवल ऑफ डी डाइमर स्पेसिफिकली इंक्रीज इन योर बॉडी। इसके अलावा कुछ ऐसी बैक्टीरियल कंडीशंस भी है, कुछ ऐसी बैक्टीरियल डिजीज भी है जिसमें वो बैक्टीरिया आके आपके पैथोजन ऐड करता है, वो पैथोजन आपके ब्लड वेसल्स में जाके कोगुलेशन करवाना स्टार्ट कर देती है, क्लॉट्स बना देती है, और फिर जब आपकी बॉडी उन क्लॉट्स की ब्रेकडाउन करवाती है, आपकी बॉडी के अंदर डी डाइमर का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा फिर हम यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू देखी। अब सैंपलिंग की तरफ आ जाते हैं कि सैंपलिंग में स्पेशली हम इसके लिए सीरम यूज करते हैं। आप इसके लिए डिफरेंट डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेक्निक, इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से आप क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल यू हैव दिस डिवाइस in your local laboratory, this area has filter paper and has coated antibodies against D dimer। जब आप D dimer वाला सैंपल ऐड करेंगे, यहाँ पे जो मौजूद एंटीबॉडीज होंगी वो D dimer को एज एंटीजन लेके यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है वो डिफरेंट कलर्स शो करके, डिफरेंट लोकेशंस पे कलर शो करके आपको रिजल्ट्स का बता देते हैं पेशेंट है। सो स्पेसिफिकली लोकल लेबोरेटरीज में आप डिफरेंट डिवाइसेस के जरिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स से जो D dimer की उसको क्वालिटेटिवली चेक कर सकते हैं। पेशेंट के अंदर 0.50 माइक्रोग्राम पर जो एमएल इससे ज्यादा अगर डी डाइमर मौजूद होगा, then this device will give positive result in the location of test, and control always will positive, will show lining. So I hope this will productive for you guys. Thank you so much. If you have any question related to D dimer, you can ask in the comment box. Thank you so much guys. See you soon in the next video with a new topic.